Hi friends, welcome back to session 6 of our chapter Gorilla in the Guest Room. लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से पहले पता चला कि गोरिल्ला बीमार हो गए हैं, फिर बाद में उनको डायरिया का शक होने लगा, बट अल्टीमेटली पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। दोनों गोरिल्ला, जो मेल और फीमेल गोरिल्ला दोनों हैं, दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे पेज 86 सेकेंड पैरा से। सो लेट्स कंटिन्यू। देन केम एन पोंगोस फर्स्ट रियल इलनेस। बोला कि बहुत दिनों बाद फिर बाद में एन पोंगो का एक रियल इलनेस आया। अभी तक तो हम सिर्फ डरते थे, जब भी कोई सॉ डस्ट अंडर चला जाता था उनके नाक में, वो स्नीच करते थे तो हम लोग डरते थे, पर इस बार जो इलनेस था वो रियल था। आई हैड जस्ट अरेंज टू स्पेंड 3 weeks इन द साउथ ऑफ फ्रांस विच वॉज टू बी अ सॉर्ट ऑफ वर्किंग हॉलीडे। बोला कि मैंने अभी अभी अरेंज किया था फ्रांस में 3 हफ्ता रुकने का। वो एक तरह का वर्किंग हॉलीडे था। हॉलीडे इसलिए क्योंकि जू से अलग थे, और वर्किंग इसलिए क्योंकि वहाँ पर भी मैं कुछ काम से ही जा रहा था। फॉर वी वेयर टू बी अकम्पेनिड बाई BBC प्रोड्यूसर whom I hope to convince of the necessity of making a film about life in Cameroon। बोला कि वहाँ मुझे किससे मिलना था? BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो है, जो सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है दुनिया का, उसके प्रोड्यूसर से मिलना था। और मैं उसे कन्विंस करना चाहता था कि एक फिल्म बनाया जाए लाइफ इन कैमरॉक के ऊपर। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैमरॉक? कैमेरॉक एक रीजन है रोन डेल्टा में इन साउथ ईस्टर्न फ्रांस। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज कैरेक्टराइज बाय न्यूमरस शैलो सॉल्ट वाटर लगून्स। यहाँ पर बहुत सारे सॉल्ट वाटर लगून्स हैं और यहाँ बहुत सारे वाइट हॉर्सेस पाए जाते हैं। ये इस प्लेस का खासियत है। तो वो चाहता था इस प्लेस के ऊपर एक मूवी बनाया जाए। होटल्स हैड बीन बुक्ड, numbers of people ranging from bullfighters to ornithologists। यानी सब लोगों को मैंने बुला लिया था। बुल फाइटर्स लोग रेडी थे, ऑर्थनोलॉजिस्ट यानी जो लोग बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, दोज आर एक्सपर्ट्स ऑन बर्ड्स, वो लोग को भी बुला लिया गया था। हैड बीन अलर्टेड फॉर आवर कमिंग एंड एवरीथिंग सीम टू बी रनिंग स्मूथली, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। देन 4 days बिफोर वी वर ड्यू टू डिपार्ट, और जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे उससे 4 दिन पहले एन पोंगो स्टार्टेड टू लुक ऑफ कलर। एन पोंगो का तबीयत कुछ खराब लगने लगा। गॉन वॉज हिज गुगलिंग एक्सूबरेंस। अब वो खिलखिला के हंसना बंद कर दिया। उसका जो एक्सूबरेंस था, मस्ती करने का जो नेचर था, वो सब खत्म हो गया। ही ले ऑन द फ्लोर और ऑन द शेल्फ। वो या तो फ्लोर में चुपचाप सोया रहता, या तो फ्लोर में या शेल्फ में पड़ा रहता। हिज आर्म्स रैप्ड अराउंड हिमसेल्फ, और आर्म्स को अपने अराउंड में रैप करके स्टेयरिंग इनटू स्पेस, ऊपर की तरफ देखता रहता। एंड टेकिंग ओनली एनफ फूड एंड मिल्क टू कीप हिमसेल्फ अलाइव, और सिर्फ उतना सा ही खाना खाता ताकि वो जिंदा रह सके। द ओनली सिम्टम वॉज अक्यूट डायरिया, और इसको देख के हम लोग को ऐसा ही लगा कि यहाँ इसका डायरिया बहुत ज़्यादा है। टेस्ट वेर हरीडली मेड एंड द एडवाइस ऑफ बोथ द वेट एंड मेडिकल प्रोफेशन एक्टेड अपॉन। हमने बहुत सारे टेस्ट कराए और वेट डॉक्टर का, मेडिकल प्रोफेशन का, सबका एडवाइस लिया, और उन्होंने जैसा जैसा बोला हमने वैसा वैसा किया। बट वॉट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम रिमेन्ड अ मिस्ट्री। बट इतने सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई ये पता नहीं लगा पाया कि एक्चुअली उसका क्या तबीयत खराब है। एज विथ ऑल एप्स ही लॉस्ट वेट विथ हॉरिफाइंग रैपिडिटी। जैसा कि सब एप्स के साथ होता है, एन पोंगो के साथ भी वही हुआ। क्योंकि खाना पीना ठीक से हो नहीं रहा था, दवाई चल रहा था, वो बीमार था, कमजोरी था, उस वजह से उसका वेट दिन पे दिन फटाफट कम होते चला गया। ये पहला दिन का कहानी। ऑन द सेकेंड डे ही स्टॉप्ड ईटिंग ऑल टुगेदर एंड इवन रिफ्यूज टू ड्रिंक हिज मिल्क। सेकेंड डे तो वो खाना पीना एकदम बंद कर दिया, यहाँ तक मिल्क लेना भी बंद कर दिया। सो दिस मेंट वी कुड एडमिनिस्टर नो एंटीबायोटिक। तो अब क्योंकि मिल्क नहीं ले रहा है, खाना पीना भी नहीं खा रहा है, तो हम लोग उनको एंटीबायोटिक भी उसे नहीं दे सकते। ऑलमोस्ट एज वी वॉच्ड हिज फेस सीम्ड टू श्रिंक एंड श्रिवल एंड हिज पावरफुल बॉडी ग्रो गॉन्ट। बोला कि हम लोग एक तरह से, मतलब हम उसे लाइव देख सक रहे थे, लाइव देख पा रहे थे कि किस तरह से उसका बॉडी दिन पे दिन कमजोर हो रहा है। दिन पे दिन क्या, एक ही दिन के अंदर, ये तो सेकेंड डे का ही बात है। सेकेंड डे में ही सुबह और शाम के बीच में उसके बॉडी में इतना सारा फर्क आ गया था। और जो एक उसका पावरफुल बॉडी था, स्ट्रॉन्ग मसलकुलर बॉडी, वो धीरे धीरे लीन और हैगर्ड हो गया था। गॉन्ट का मतलब है लीन और हैगर्ड।
What had once been a proudly rounded pouch, यानी एक समय जो उसका जो बेली था एकदम स्ट्रॉन्ग और राउंड बेली था, now became a ghastly declivity. अब उसका बेली एकदम अंदर चला गया था, यानी तोंद उसका अंदर चला गया था. Where his ribs fogged, और देख के ऐसा लग रहा था कि उसके, अब हम अपने आंखों से उसके रिब्स को काउंट कर सकते हैं. Now his diarrhea was quite heavily tinged with blood, and at this symptom I think most of us gave up. बोल रहा है कि अब उसका डायरिया ऐसा, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसका डायरिया एकदम बुरी तरह से एक्यूट हो गया है. उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड भी नज़र आने लगा था हमें, और इस ब्लड को देख के ऑलमोस्ट हम लोग सब ने होप खो दिया था कि ये बचेगा. We felt that if he would only eat something, it might at least give him some stamina to withstand whatever disease he was suffering from. और हम लोग सबको यही लग रहा था कि अगर ये कैसे भी करके थोड़ा बहुत खा ले तो वो इस बीमारी को ओवरकम कर सकता है, या ओवरकम नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट इस बीमारी से लड़ पाए. हमें तो पता भी नहीं कि बीमारी क्या था, पर फिर भी वो इस बीमारी से एटलीस्ट थोड़ा बहुत लड़ पाए. We rouse out him of terrible melancholia into which he was slipping. और थोड़ा बहुत खाएगा तो ये अपने बोर्डम से बाहर आ पाएगा. वो धीरे धीरे एकदम मेलनकोनी में चला जा रहा है और हम उससे वो बाहर आना चाहते हैं. As most of the anthropoids do when they are ill. बोला कि ज़्यादातर जो एंथ्रोपॉइड्स होते हैं जब वो बीमार होते हैं तो एकदम बोरिंग लाइफ जीने लगते हैं, चुपचाप एक कोना में पड़े रहते हैं, कोई प्रैंक नहीं, कुछ किसी से मतलब नहीं. हम नहीं चाहते थे कि हमारे एन पोंगो के साथ ऐसा हो. Jacqueline and I went down to the market at St. Helier and walked among the multicolored stalls that surrounded the charming Victoria fountain with its plaster cherubim. बोला कि एक दिन मैं और जैकलिन मार्केट गए, कहाँ पर, इन सेंट हेलियर, एंड वॉकड अमॉन्ग द मल्टी कलर्ड स्टोर्स, और मल्टी कलर्ड बहुत सारे वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे, दैट सराउंडेड द चार्मिंग विक्टोरिया फाउंटेन. विक्टोरिया फाउंटेन था बहुत सुंदर सा, और उसके चारों तरफ बड़े बड़े स्टॉल्स, कलरफुल स्टॉल्स लगे हुए थे. विथ इट्स प्लास्टर चेरुबिन, its palms and meriender fern and its household cavalry. The pulp scarlet goldfish, यानी ये अलग अलग डिशेस का नाम है, सामान का नाम है जो वहाँ पर मिल रहे थे. It was difficult to know what to choose for N Pongo that would tempt his appetite. तो इतना सारा खाना जो मिल रहा था उसके बीच में उनके लिए ये ढूंढना बहुत मुश्किल था कि एन पोंगो के लिए ऐसा क्या खरीदा जाए जिससे उसको खाने का मन करे. दैट वुड टेम्प्ट हिज एपेटाइट, उसको मन करे कि हाँ मैं ये खा लूँ. फॉर ही हैड सच अ वेराइटी ऑफ फूड इन हिज नॉर्मल डाइट, क्योंकि उसको जो हम अभी नॉर्मल डाइट दे रहे हैं उसी में उसको बहुत सारा वेराइटी ऑफ फूड मिल रहा है. तो और नया क्या दूं जिससे उसका खाने का मन करे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था. सो वी बॉट आउट ऑफ सीजन डेलिकेसीज दैट कॉस्ट अ स्मॉल फॉर्च्यून. तो इसलिए हमने ऐसा ऐसा चीज़ खरीदा जो सीजन में जल्दी, वो उसके लिए, वो खाना के लिए वो ऑफ सीजन था, यानी उस सीजन में वो खाना मिलता नहीं है, तो हमें ज़्यादा पैसे दे के वो सब खरीदने पड़े. इससे हमारा थोड़ा खर्च बढ़ गया. देन वेन वी वेर लोडेड डाउन विथ एक्सॉटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और एक बार जब हमने बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद लिए, I suddenly noticed on a stall that we were passing an immense green and white watermelon. तो मेरा नज़र गया एक स्टॉल पे जिसके पास बहुत सारे ग्रीन और वाइट वाटरमेलन लगे हुए थे. वाटरमेलन इज नॉट टू एवरीवन्स टेस्ट, सबको वाटरमेलन पसंद नहीं आता है, बट आई पर्सनली प्रिफर इट टू ऑर्डिनरी मेलन, पर मुझे ऑर्डिनरी मेलन से वाटरमेलन ज़्यादा पसंद है. It occurred to me that the bright pink-colored, scrunchy, watery interior with its glossy black seeds might be something that would appeal to Npongo, for as far as I knew, he had never sampled it before. और बोला कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि ये वाटरमेलन का जो पिंक कलर है, अंदर में पूरा पानी, फिर ब्लैक कलर का सीड्स, ये देख के Npongo को जरूर खाने का मन करेगा. ठीक है, क्यों? और एक रीजन और था, क्योंकि एन पोंगो ने ये वाला फ्रूट कभी आज से पहले खाया नहीं था या टेस्ट किया नहीं था. वी एडेड द गाइगेंटिक मेलन टू आवर लोड्स एंड ड्रोव बैक टू जू. तो इसलिए फिर हमने एक बहुत बड़ा वाटरमेलन खरीदा और ड्राइव करके जू आ गए. बाय नाउ, थ्रू लैक ऑफ फूड एंड ड्रिंक, एन पोंगो वॉज इन वेरी बैड वे. बोला अभी तक जो सिचुएशन था, एन पोंगो का हालत बहुत ज़्यादा खराब था.
क्यों? क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था, दूध नहीं पी रहा था, कुछ नहीं कर रहा था. जेरेमी हैड मैनेज टू परसुएड हिम टू ड्रिंक अ लिटिल स्किम्ड मिल्क बाय द subterfuge ऑफ रबिंग अ डिस्प्रिन ऑन हिज गम्स. बोला कि जेरेमी ने जैसे तैसे उसे थोड़ा सा स्किम्ड मिल्क पिलाया था. कैसे? उसे डिसीव करके. बाय द सब्टरफ्यूज का मतलब है डिसीव करना. डिसीव करके उसने उसके गम्स पे डिस्प्रिन लगाया, और उस गम पे जब वो डिस्प्रिन लगा रही थी तो उसका ध्यान उस तरफ गया और इसने उसको दूध पिला दिया. द डिस्प्रिन ऑफ कोर्स डिजॉल्व रैपिडली एंड द टेस्ट नॉट बीइंग ऑफ हिज लाइकिंग, Npongo was only too happy to take couple of gulps of milk to wash out his mouth. बोला कि और उस दूध भी वो पीने के लिए नहीं लिया था एक्चुअली, क्योंकि डिस्प्रिन का टेस्ट खराब था. इसलिए उसने क्या किया था कि डिस्प्रिन का टेस्ट को भगाने के लिए उसने दूध गल्प कर लिया था, ताकि वो उस टेस्ट को ओवरकम कर सके. और ऐसे जैसे कि मुंह धोने, जैसे हम लोग पानी से कुल्ला करते हैं, मुंह धोते हैं, उसी तरह से उसने दूध से एक तरह से मुंह धो लिया था ताकि डिस्प्रिन का टेस्ट चला जाए. One by one we presented him with the things we had obtained in the market. और फिर मार्केट से हम जो जो चीज खाने का लेके आए थे एक एक करके हमने एनपोंगो को दिया. एंड वन बाई वन ही व्यूड देम विथ एन एपेथेटिक ग्लांस. और उसने भी एक एक करके बिना कोई इंटरेस्ट दिखाते हुए उसको देखा. एंड वन बाई वन ही व्यूड देम विथ एपेथेटिक ग्लांस. ही रिफ्यूज्ड टू हॉट हाउस ग्रेप्स. उसने ग्रेप्स खाने से एकदम मना कर दिया. द एवोकाडो, पियर्स एंड अदर डेलिकेसीज. ना वो ग्रेप्स को टच किया, ना पियर्स को, ना अदर डेलिकेसीज को. देन वी कट हिम अ स्लाइस ऑफ वाटरमेलन. तो सब कुछ को उसने रिजेक्ट कर दिया. लास्ट में हमने उसे वाटरमेलन काट के दिया. फॉर द फर्स्ट टाइम ही डिस्प्लेड साइंस ऑफ इंटरेस्ट. और वाटरमेलन को देख के पहली बार उसका इंटरेस्ट जागा. ही prodded the slice with his finger and leaned forward to smell it carefully. उसने पहले अपने फिंगर से उस स्लाइस को टच किया और सामने झुक के उसे स्मेल किया. The next minute he had the slice in his hand. और फिर वो स्लाइस को अपने हाथ में उठाया. And to our great delight started to eat. और फिर हमें ये देख के बहुत खुशी हुई कि वो धीरे धीरे खाना चालू कर दिया. बट वी डिड नॉट बिकम टू जुबिलेंट. पर हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए. फॉर वी न्यू दैट द वाटरमेलन कंटेन्ड प्रैक्टिकली नो न्यूट्रिमेंट. लेकिन पर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि वाटरमेलन में कोई उतना सारा न्यूट्रिशन नहीं है कि इसका तबीयत ठीक हो जाए. बट बस इतना ही खुशी था कि एटलीस्ट इट हैड अराउज्ड हिज इंटरेस्ट इन फूड अगेन. कम से कम उसका खाने में दोबारा इंटरेस्ट तो जागा. द नेक्स्ट थिंग वॉज टू ट्राई टू एडमिनिस्टर एन एंटीबायोटिक. और नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान देना था कि कैसे एंटीबायोटिक इसे दिया जाए. एज बाई नाउ द एक्सपर्ट कंसेंसस वॉज दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ कोलिटिस. क्योंकि अभी तक एटलीस्ट इतने डॉक्टर को दिखाने के बाद हमें यह समझ में आ गया था, उसका बीमारी डायग्नोज हो गया था कि वो कोलिटिस से सफ़र कर रहा है. कोलिटिस क्या होता है? ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है इन द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. Since he still refused to take any quantity of liquid in which we could mix medicine, there was only one way to get the antibiotic into him, and that was by injection. क्योंकि वो अभी भी कोई दूध या कोई लिक्विड लेने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए लिक्विड में एंटीबायोटिक डाल के उसे पिलाना बहुत डिफिकल्ट था. तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास सिर्फ यही बचा था कि उसे इंजेक्ट किया जाए एंटीबायोटिक से, ताकि उसका तबीयत ठीक हो सके. ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में व्हेन वी विल कम, वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पैरा, एंड दैट विल प्रोबेबली आवर लास्ट सेशन. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में.